तो अब हम बात करेंगे पार्ट टू की। किसके पार्ट टू की बात कर रहे हैं भाई? पार्ट टू की बात कर रहे हैं जुलाई 2022 के करंट अफेयर के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यूज के साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर के एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यू के साथ साथ पीवाईक्यूज होंगे, जो कि आपको समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा कैसे रहे हैं। ओके, हमको भी समझना ये है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिश्नोई मूवमेंट। हमको बात करनी है अपने को बिश्नोई मूवमेंट की। ओके, तो बिश्नोई मूवमेंट, मीडियम कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। ओके, सो बिश्नोई मूवमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इन उत्तराखंड के जो बिश्नोई मूवमेंट था वो उत्तराखंड के ऊपर हुआ था क्या? नो, बिश्नोई मूवमेंट कहाँ पे हुआ था भाई? बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान के अंदर हुआ था। ठीक है ना, जो उत्तराखंड के अंदर जो मेन है ना, मेन मूवमेंट इंपॉर्टेंट हमारे पास है ना, वो कौन सा है? चिपको मूवमेंट। ओके, सोशल मूवमेंट एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ द साइलेंट वैली, नो, है ना। मूवमेंट इन राजस्थान, बिल्कुल सही। जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो राजस्थान के अंदर रहती है, टू प्रोटेक्ट खेजरी ट्रीज एंड अदर वाइल्ड लाइफ। ओके, वाइल्ड लाइफ सच एंटीलोप नियर एंटीलोप, डियर एंड वाइल्ड फो। सो दिस इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू वेल्लोर म्यूटिनी। हमको बात किसकी करनी है? वेल्लोर म्यूटिनी की बात करनी है। The Vellore mutiny predicted the Indian revolt of 1857 by about a decade. Okay, बिल्कुल सही है, ऐसा लोगों को लग रहा है, बट इट इज इनकरेक्ट भाई। वेल्लोर म्यूटिनी तो कब हुआ था? 1806 में हुआ था। ठीक है, दैट इज हाफ सेंचुरी भाई, हाफ सेंचुरी। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, it was the first instance of large scale and violent mutiny by Indian Sepoy against the East India Company. बिल्कुल सही है। One of the major cause was the English disregard to the religious sensitivities of Hindu Muslim Indian Sepoy, है ना। ये भी एक भी कारण है किसका? वेल्लोर म्यूटनी का। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। ओके, हेलीकॉप्टर एंड कौन से कंट्री से आया है वो हमको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। जो अपाचे है अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो कहाँ के हैं? USA के हैं, बिल्कुल सही है। पोल स्टार हेलीकॉप्टर जो है वो UK के हैं क्या? नो, पोल स्टार हेलीकॉप्टर्स आर इंडिजिनसली डेवलप, हमारे देश ने खुद डेवलप किया है। ओके, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक हमने कहाँ से लिया है भाई? फ्रांस से? नो, USA से लिया है चिनूक, है ना। Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, Mi-35 रशिया से लिया गया, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा है, तो नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे दो हैं, है ना। दैट इज पोल स्टार विच इज इंडिजिनस डेवलप, पोल स्टार विच इज इंडिजिनसली डेवलप एंड चिनूक विच इज टेकन फ्रॉम USA। तो यहाँ पे हमारे पास इनकट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 54 है, विद रेस्पेक्ट टू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हमको बात की करनी है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करनी है। विच दी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, हमको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में करेक्ट बताना है। 2015 इज द बेस ईयर फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। 2015 बेस ईयर है क्या? नो, इट इज 2017 विच इज द बेस ईयर। The program is a pollution control initiative with a major goal of reducing the concentration of coarse and fine particulate matter in the atmosphere by at least 20% by the 2030. No, हमारे पास इसमें हम क्या करना चाहते हैं? हम कोर्स एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर कम करना चाहते हैं, बट इट इज नॉट 2030, जो ईयर है वो 2024 तक हम करना चाहते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। कोई सा भी करेक्ट नहीं है भाई। क्वेश्चन 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। हमको बात इसकी करनी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की बात करनी है। ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है।
क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस किसको बोलेंगे? तो जो वाईफाई है वो शॉर्ट रेंज डिवाइस है क्या? वाईफाई जो है वो शॉर्ट रेंज डिवाइस है क्या? बिल्कुल सही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी शॉर्ट रेंज है क्या? बिल्कुल सही है। क्लोज सर्किट टेलीविजन क्या है? ये भी एक शॉर्ट रेंज डिवाइसेस है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो क्या है? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हैं। और भी बहुत सारे शॉर्ट रेंज डिवाइस जैसे कि मेटल डिटेक्टर हो गया, ठीक है ना, रिमोट कंट्रोल हो गया, मेडिकल इम्प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, कॉर्डलेस ऑडियो डिवाइस मतलब समझना हमारे पास जो ब्लूटूथ वाईफाई मतलब तो ब्लूटूथ वाला होता है ना, ये हो गया है ना, अलार्म्स हो गए, सीसीटीवी हो गया, ये सब हमारे पास शॉर्ट रेंज डिवाइसेस होते हैं। ओके, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस मतलब बिकॉज इसमें पावर है, ट्रांसमिटेड पावर इज रो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? लो रिस्क ऑफ इंटरफेस होता है एंड ऐसे रेडियो डिवाइस जिसमें लो रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस कम होता है जिसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको शॉर्ट रेंज डिवाइस बोलते हैं। शॉर्ट रेंज डिवाइस में इंटरफेरेंस कम होगा, इंटरफेरेंस कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। ओके, एंड इसमें क्या होता है? पावर ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। ओके, सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट शॉर्ट रेंज डिवाइसेस बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया तो इससे कुछ भी आ सकता है यार। तो ये हमसे इससे क्या देखना कि हाँ कि यूपीएससी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछती है तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सब चीज़ हमको न्यूज़ में कोई भी चीज़ वहाँ से है तो उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये मतलब समझ लेना है भाई, दिमाग में रख लेना है। पढ़ लेने वाला क्या होता है, दिमाग में रहा नहीं तो पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ। सो okay, although India was one of the first country to extend recognition to Israel in 1950, Jawaharlal Nehru held back from stabilizing full diplomatic relation with the Jewish state. okay, के स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, बिकॉज फर्स्ट कंट्री क्या था है ना, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू एक्सटेंड रिकॉग्निशन टू इसराइल इन 1950. Jawaharlal Nehru held back from establishing full diplomatic relation with Jewish state. Although the Narasimha Rao government established full diplomatic relation with Israel, he did not travel to Israel nor he did receive an Israeli prime minister. ये भी सही है। Prime Minister नरेंद्र मोदी became the first Indian prime minister to visit Palestine in 2018. बिल्कुल सही है, पहले प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल एंड ऑल्सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इसने विजिट किया पैलेस्टाइन। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? डी, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया की बात करनी है, इजी क्वेश्चन है भाई। दी वर्ड सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ फ्रॉम मुंडका उपनिषद आर इंस्क्राइब्ड बिलो दी abacus of the below the abacus in the देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, नेशनल एम्ब्लम जो सारनाथ एम्ब्लम है वो हमारा नेशनल एम्ब्लम है, बिल्कुल सही है। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते वाला जो कौन सा हमने लिया है ना। The use of the state emblem of India as the official seal of the government of India is regulated by the State of India Prohibition of Improper Use Act of 2005. बिल्कुल सही है। The emblem is an adoption of the lion capital of Ashoka, an ancient sculpture dating back to 280 CE. No, it is not 280 CE. During the region of Mauryan Empire, it is 280 BC. बिफोर कॉमन एरा। सो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन 58 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट इन इंडिया। हमको बात करनी है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट की। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर टू बी फॉर्म्ड और टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अ विलेज फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का, उसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने की बात की जाती है। इन द रिजर्व फॉरेस्ट लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट। बिल्कुल सही है भाई। द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिस इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू द
okay, to inquire into the, to inquire into what, to inquire into the to inquire into and determine the existence, nature and extent of any right alleged to exist in favor of any person in or over any land comprising a reserve forest. देखो जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिस है, इट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, इट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा ए. 59 है, दी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ट्रांसमिट गैस फ्रॉम रशिया टू जर्मनी थ्रू बाल्टिक सी. बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए भाई. और बाल्टिक सी का मैप तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाल्टिक सी का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो रशिया से जर्मनी तक जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बाल्टिक सी से पास होता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो बाल्टिक सी देख लेते हैं, बिल्कुल बाल्टिक सी देख लेते हैं. ये बाल्टिक सी है. इस बाल्टिक सी से यहाँ से जस्ट रशिया से यहाँ से आता है अपने पास नॉर्थ स्ट्रीम. ठीक है ना, रशिया से बाल्टिक सी के थ्रू क्या आता है, नॉर्थ स्ट्रीम. ओके, बाल्टिक सी में यहाँ पे ये गल्फ ऑफ बोथीनिया है. ठीक है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ रीगा है. ये इतना थोड़ा. अब देखते हैं बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से. स्वीडन बॉर्डर करता है इसको, है ना. पोलैंड बॉर्डर करता है, जर्मनी है इधर, है ना. ल्यूथेनिया है, यहाँ रशिया है. लैटविया है, एस्टोनिया है, ये इंपॉर्टेंट है. फिनलैंड है. ठीक है, तो पोलैंड, ल्यूथेनिया, लैटविया, पोलैंड, ल्यूथेनिया, लैटविया, एस्टोनिया इंपॉर्टेंट है. एस्टोनिया और फिनलैंड रिसेंटली नाटो का पार्ट बन गया भाई. फिनलैंड, स्वीडन. ओके, these are the border countries of बाल्टिक सी. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम. द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो गवर्नर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्या? हाँ बिल्कुल सही. इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. certain provisions in the constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट. बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज सही तो है कि ये इशू कर सकता है ना, लेकिन ये नॉट in the constitution. It is given in the RBI Act of 1934. So this is incorrect. Governor of RBI draw his power from the RBI Act. हाँ बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी. आंसर क्या हो जाएगा? सी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है. Consider the following statement. In the last decade, India's export to EU countries have grown at a faster pace than the country's overall export. बिल्कुल सही है. लास्ट डिकेड मतलब हमारे पास 2011 की बात कर रहे हैं. 2000 लास्ट डिकेड 2011 से लेके 2020 तक एक्सपोर्ट बढ़ा है. अंडर द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 40% वैल्यू एडिशन और सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग अप टू 40% इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर लोअर टैरिफ. बिल्कुल सही है. US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हैज अ सनसेट क्लॉज इन ट्रेड. सनसेट क्लॉज मतलब एक लिमिट, एक टाइम लिमिट इन ट्रेड एग्रीमेंट विच प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक रिव्यू एंड द एग्रीमेंट इज स्लेटेड टू एंड ऑटोमेटिकली इन 16 ईयर अनलेस द कंट्रीज रीनेगोशिएट इट. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी. क्वेश्चन 62 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है. ये सब क्वेश्चन कैसे हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो ये सब कहाँ से आए हैं भाई? इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं. न्यूज़ में था इसलिए आए हैं कि हमारा ईएसए ने साइन किया, ये यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई तो उसके रिलेटेड में यहाँ पे क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 62 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज. हमको बात करनी है क्लाइमेट चेंज की. द नेक्स्ट राउंड ऑफ एनडीसी दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज ड्यू ओनली 2025. क्या जो ड्यू है वो 2025 में है ना? ये जो ड्यू है वो 2025 में है, ऐसा लगेगा. सही है, सही है. यस, द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इट इज ड्यू इन 2025.
Only Egypt and New Zealand have responded to call that countries should revisit their NDC by the end of 2022 to strengthen them. है ना ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट ने बात की है इसके बारे में, नॉट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट. दिस इज इनकरेक्ट. द मेंबर कंट्रीज ऑफ the member countries of the like-minded group include बेलारूस, भूटान, चाइना एंड इंडिया. बिल्कुल सही है. इन्होंने बोला कि भाई तुम लोग, भाई हम लोग जब हमने इन्वेशन नहीं किया तो हम क्यों करें, तुमने किया है मैन तुम करो. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा 62 का सी. क्वेश्चन 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बेल रूल इन इंडिया. हमको बात करनी है, बेल रूल की बात करनी है. The CRPC न्यूज में था, CRPC does not define the word bail but only categorize offenses under Indian Penal Code as bailable and non-bailable. ये सही है भाई, है ना, ये सही है. बिकॉज जो CRPC है ना, उसमें बेल टर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बट ये बेलेबल एंड नॉन बेलेबल को डिफाइन करता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस आर कॉग्निजेबल. बिल्कुल से नॉन बेलेबल जो होता है वो संघीय अपराध होते हैं, ठीक है ना. विच एनेबल द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट. बिल्कुल से विदाउट अ वारंट संघीय अपराध जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, डाउरी डेथ हो गया, है ना, रैगिंग इज ऑल्सो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. CRPC empower magistrate to grant bail for bailable offense as a matter of right. बिल्कुल सही है. CRPC ने मजिस्ट्रेट को बोला है कि आपको बेल एक राइट के जैसे देना है, अगर जरूरत लगेगी आपको तो आप देना उसको, राइट, उसके राइट के जैसे अधिकार है उसका बेल पाना. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल द अबव. 64 है, नासा हैज डिस्क्राइब्ड द वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड इमेज एज द डीपेस्ट एंड द शार्पेस्ट डैश इमेज ऑफ द डिस्टेंट यूनिवर्स टू डेट. इट शो अ गैलेक्सी क्लस्टर called SMA SMACSAW 723 and more. ठीक है ना. डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट व्हाट, डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट व्हाट, डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज, ठीक है ना. कि हम जनरली इस चीज़ों को हम इंफ्रारेड इमेज से ही बोलते हैं बिकॉज वहाँ से हीट निकलता है, हम हीट को देखते हैं, ठीक है. सो जनरली जो ये जो वेब स्पेस है सब इंफ्रारेड इमेज पे फोकस होते हैं, है ना. और ये डीपेस्ट और शार्पेस्ट इमेज बोला गया है, जो मैक्सो का लिया है उसको. 65 है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ फॉलोइंग 4 रिवर, 3 of them pour into one of them, 3 of them pour into one of them, which join the Indus direct. Among the following which is such river that joins the Indus direct. ये हमसे पूछा गया. देखो भाई ये जो क्वेश्चन है वो 2021 में आ चुका है ना. देखो पूछा है कि क्या पूछा है, which among the following one such river join the Indus direct. हमसे ये पूछा है कि इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन कौन करता है, डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन कौन करता है. तो आप इंडस का मैप देख लेते हैं, इसके अंदर समझ आ जाएगा अपने को. तो ये है मैप, ठीक है. इसमें देखो कौन सी नदी जो है डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है, ठीक है, डायरेक्टली कौन सी नदी जो है इंडस को ज्वाइन करती है, ये हमसे पूछा गया है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो ये सतलज जो है वो डायरेक्टली इंडस को यहाँ पे ज्वाइन करे, बिकॉज यहाँ पे झेलम, ये चेनाब और ये रावी मिला के यहाँ पे ये क्या बना दिए, इंडस बना दिए, ठीक है. अब इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन कौन कर रहा है, सतलज ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना. सो हु जॉइन्स द इंडस डायरेक्टली, सतलज. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिब्यूटरीज पूछ सकती हैं, नॉर्थ से साउथ तक अरेंज करो, है ना, या फिर साउथ से नॉर्थ तक अरेंज करो, ये पूछा जा सकता है हमको इंडस रिवर के बारे में. तो याद रखने तरीका क्या है, JCB, ऐसा नहीं है, JCRBS, ठीक है ना. ऐसे जल्दी आसान हो जाएगा, ठीक है ना. JC एक आदमी था, वो रोड के पास में जो बैंक था वहाँ गया, वहाँ सेविंग अकाउंट उसने खुलाया, ठीक है. तो JCRBS, JC रोड के पास एक आदमी था, है ना, वो गया रोड के पास और वहाँ पे एक बैंक था, वहाँ पे वो सेविंग अकाउंट खुलवाया, ठीक है. तो ऊपर में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है. ये कैसे है, नॉर्थ टू साउथ है, JCRBS. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डायरेक्टली वाला कौन सा ज्वाइन करता है, सतलज ज्वाइन डायरेक्टली, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास आपस में मिलकर बनाते हैं इंडस. और ट्रिक क्या था, JC गया
रोड के पास एक बैंक था, वहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलाना। ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। सो JCRBS ये नॉर्थ टू साउथ है, ऑर्डर ऑफ रिवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इंडियन नेशनल कांग्रेस फेस इट्स फर्स्ट स्प्लिट पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1969। क्या पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस में, है ना? पोस्ट इंडिपेंडेंट स्प्लिट, ठीक है ना। हमसे बात करनी है फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट स्प्लिट कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाई? 1969 में हुआ था क्या? बिल्कुल सही है ना। एक स्प्लिट हो गया, इंदिरा गांधी, है ना। एक में कौन रह गया? अदर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो पार्टी थी उसको कांग्रेस आर कहा गया। दी ओल्ड कांग्रेस रिटेन द पार्टी सिंबल ऑफ अ पेयर ऑफ बुलॉक कार्विंग अ योक। द ब्रेक अवे फैक्शन वॉज गिवन द सिंबल ऑफ अ काउ विथ अ काफ। बिल्कुल सही है। थर्ड है इन केस ऑफ स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ द पार्टी सिंबल। बिल्कुल सही है। अगर स्प्लिट होता है, जैसे कि हमारे पास महाराष्ट्र में मिथिला न्यूज़, ठीक है ना, तो है ना, जो ठाकरे गवर्नमेंट जब स्प्लिट हुआ ना, ठीक है ना, तो हमारे पास जो उनका सिंबल था वो शिवसेना का सिंबल था, वो डिसाइड कौन करेगा? उसको इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है ना, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तीनों। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तीनों। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 67 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 21। हमको बात किसकी करनी है? आर्टिकल 21 की बात करनी है। इन मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 कवर अ वैरायटी ऑफ राइट्स व्हिच गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन। के मेनका गांधी में केस में कहा था, बिल्कुल सही है ना। इसमें वाइड इंटरप्रिटेशन किया था, ठीक है ना। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? आर्टिकल 21 क्या बोला? वाइड। वाइड बोले तो वाइड एम्पलीट्यूड बोले थे, या फिर बोलेंगे वाइड है ये, ठीक है, वाइड। ओके, उसके बाद तो फर्स्ट सही है, वाइड इंटरप्रिटेशन। सेकेंड है सेकेंड स्टेटमेंट है अर्लियर इन स्तवात सिंह सिन्हा, है ना, वर्सेस दी डी रामनाथम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर 1967 द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड वाज रीड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देखो, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड दो चीजें हैं, एक तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, एक राइट टू ट्रैवल इनसाइड इंडिया। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज एन पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21, बट राइट टू ट्रैवल इनसाइड इंडिया, है ना, ट्रैवल इनसाइड इंडिया इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 19। ओके, सही भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा। और ये केस भी इंपॉर्टेंट है, स्वात सिंह सिन्हा वर्सेस दी रामनाथम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर केस, ओके, 1967 का। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट रहेगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 68 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। हमको बात करनी है क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट की इंडिया के। ओके, इन 2015 इंडिया कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट 40% ऑफ इट्स एनर्जी वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स बाय 2022 एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या फर्स्ट सही है? नो। हमने बात की कि 40% जो होगा, है ना, वो रिन्यूएबल सोर्स होगा बाय 2030। इट इज नॉट 2022, इट 2030। सो दिस इज इनकरेक्ट। टारगेट ईयर याद रखना, टारगेट ईयर इज इंपॉर्टेंट, खासकर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। India has already installed 162 gigawatt of renewable energy capacity, which is 41% of the 402 gigawatt of electricity installed। बिल्कुल सही है, ये फैक्चुअल डाटा, इसको आप सही मान लेना। मैक्सिमम ऐसी जो फैक्चुअल चीजें होंगी तो सही होती हैं। पीएम मोदी रेज्ड द टारगेट एट द यूएन COP26 बाय कमिटिंग टू इंस्टॉल 500 gigawatt of renewable energy by 2030। बिल्कुल सही है ना। COP21 जो कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो के अंदर। COP26 जो कि 2021 में हुआ था ग्लासगो के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा बी। 69 है विच द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड विंडफॉल टैक्स। इतने बार आ चुका है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए। विंडफॉल टैक्स, है ना, जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो प्रॉफिट होते हैं उन पे टैक्स लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं?
विंडफॉल टैक्स, ठीक है ना। इट इज अ हायर टैक्स रेट ऑन अ सडन बिग प्रॉफिट, सडन बिग प्रॉफिट लेवीड ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी इज व्हाट वी कॉल विंडफॉल टैक्स। ओके, विंडफॉल प्रॉफिट जो होता है सडन प्रॉफिट पे होता है, उस पर क्या लगता है, सडन प्रॉफिट इज व्हाट वी कॉल, सडन प्रॉफिट इज व्हाट वी कॉल विंडफॉल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, विंडफॉल प्रॉफिट बोलते हैं। और जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगाती है सरकार, उसको क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स। क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स। क्वेश्चन 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, है ना, हमने एनिमल के बारे में बात करनी है। लेवल कैसा डिफिकल्ट है यार, है ना। hedgehog, marmot, pangolin to reduce the change of being captured by predator, which of the above organism roll up, ठीक है ना, रोल अप कौन बोला, जैसे था वैसे गोल कौन हो जाता है, एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ वल्नरेबल पोस्ट, ठीक है ना, गोल कौन बन जाता है, ये हमसे पूछा है। गोल कौन बन जाता है भाई, जो हैजहॉग है वो गोल बन जाता है, ऐसे गोल गोल। पेंगुलिन जो होते हैं ऐसे होते हैं, पर वो आपको बचाने के लिए आपस में गोल बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना, रोल अप, है ना। मार्मट नहीं होता, जो मार्मट है ये रोलिंग अप नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विद रिस्पेक्ट टू शिमला एग्रीमेंट, हमको बात किसकी करनी है, शिमला एग्रीमेंट की। तो मॉडल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिमला एग्रीमेंट। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जियाउल हक। क्या ये इंदिरा गांधी और जियाउल हक के बीच में एक एग्रीमेंट था? नो, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो। ओके, इट वॉज साइन इन ईयर 1972, ये 1972 में साइन हुआ था, बिल्कुल सही है। द एग्रीमेंट वॉज साइन इन एलिजर्स हाउस एट शिमला, हिमाचल प्रदेश। नो, इट इज साइन एट द बर्नेस कोर्ट, इट इज इनकरेक्ट। सब जगह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हर चीज जानना जरूरी होता है भाई, यूपीएससी का सबसे बड़ा नियम है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। I2U2 रिसेंटली सीन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ, I2U2 जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई, I2U2, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विथ द वेस्ट एशियन क्वाड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, I2U2 को वेस्ट एशियन क्वाड बोलते हैं। जो ईस्ट एशियन क्वाड है उसमें कौन है, इंडिया है, यूएसए है ना, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये तो ईस्ट एशियन हो गया। वेस्ट एशियन क्वाड में कौन कौन आता है, इसको बोलते हैं, इंडिया है, इजराइल है, यूएई है, यूएसए है। ओके, तो यहाँ पे इजराइल है, याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको ईरान कर दिया जाएगा, बट ईरान नहीं है, इजराइल है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, हमको बताना क्या है करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। द फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सटेंड टू ऑल द इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन इंडिया। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं कि ऑल द सिटीजन को, ठीक है। नो, फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दिस एक्सटेंड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट एनी इंडिविजुअल दैट इज रिसाइडिंग इन इंडिया दैट इज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ओके, सो इट एक्सटेंड ओनली टू इंडियन सिटीजन। ये इंडियन सिटीजन के लिए ही है। अगर कोई फॉरेनर रह रहा है तो उसको फंडामेंटल ड्यूटी फॉरेनर्स के लिए नहीं है, उनको जरूरी नहीं कि वो फॉलो करें, फॉरेनर्स के लिए जरूरी नहीं कि वो फॉलो करें। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। करेक्ट हमसे पूछा है, क्या करेक्ट हो जाएगा बी। 74 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। द डिजाइन ऑफ द इंडियन ट्राई कलर इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू पिंगली वेंकैया। जो हमारे तिरंगा झंडा है, उस तिरंगा झंडा का जो 3 कलर में बनाया किसने है, इसको पिंगली वेंकैया ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है भाई। द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द फ्लैग, ठीक है ना, जो विड्थ है टू द लेंथ वो कितना होना चाहिए, इट इज 3:2 बोल रहा है। विड्थ इज टू लेंथ, है ना, रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ये 3:2 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ये गलत बोल रहा है, बिकॉज जो विड्थ है और जो लेंथ है, लेंथ बड़ा होना चाहिए भाई, लेंथ बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। विड्थ इज टू लेंथ जो होगा वो 2:3 होगा, ठीक है। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग बाय द इंडियन सिटीजन इज अ फंडामेंटल राइट, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है
कि राइट टू फ्लाई फ्लैग, नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, ये डिफिकल्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंकिंग ऑफ इंडिया। नो, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इट इज रेगुलेटेड बाय whom? इट इज रेगुलेटेड बाय द सेबी। लाइक दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में हमारे पास एग्जांपल कौन आता है भाई, है ना, अपने पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में हमारे पास कौन आता है, निफ्टी, और कौन आता है, सेंसेक्स। ओके, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो इकरा है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, दिस आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक बात बता भाई, जो सेंसेक्स और निफ्टी वो इंडेक्स है कि रेटिंग कंपनी थे? दिस आर इंडेक्स एंड नॉट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ओके, सो सेकंड इज करेक्ट है। रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड। इकरा का मतलब क्या है? इकरा का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इकरा का फुल फॉर्म छोड़ो भाई, इकरा जो है वो क्या करता है, इसके नाम से जाना जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये पब्लिक रेटिंग पब्लिक कंपनी है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना। शेयर्स आर लिस्टेड इन दिस, है ना। उसको क्या करता है, रेटिंग करता है ये, है ना। उसके बाद ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो ब्रिक वर्क रेटिंग है ना, वो भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो इंडेक्स हैं, दिस आर नॉट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये सब क्रेडिट रेटिंग, इसीलिए हमसे ये पूछा गया है। 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ग्रोन खरीफ पल्स इन इंडिया। हमसे पूछा गया खरीफ पल्स के बारे में, किसी बारे में, खरीफ पल्स के बारे में पूछा गया है। अरहर, मूंग, उड़द एंड मूत, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा खरीफ पल्स उगाया जाता है? तो जो अरहर है वो सबसे ज़्यादा खरीफ पल्स उगाया जाता है ना। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा डाटा बोलता है, ठीक है। 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू काटसा। व्हाट इज काटसा? काटसा इज काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी। इट इज अ यूएस फेडरल लॉ इनैक्टेड इन 2017। क्या ये यूएस का फेडरल लॉ है जिस 2017 में आया? बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियर डील के बाद आया ईरान का, ठीक है। इट द एक्ट एम्पावर द यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ द 12 लिस्टेड सैंक्शंस ऑन पर्सन एंगेज्ड। ये पर्सन पे लगता है, बिल्कुल सही है। पर्सन एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर। जो रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ क्या करेगा, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करेगा, उस पर ये काटसा लगता है। The US Senate was given the authority in 2018 to waive CAATSA sanction on a case by case basis। क्या यहाँ पे जो sanctions हैं वो केस बाय केस बेसिस पे जाते हैं? हाँ, क्या ये केस बाय केस बेसिस पे जाते हैं? बिल्कुल से केस बाय केस में जाते हैं, बट इट इज नॉट द यूएस सेनेट जिसने ऑर्डर दिया था। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि जो काटसा के जो सैंक्शंस हैं वो केस बाय केस बेसिस देखो। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ओनली। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात इसकी करनी है, एससीओ की बात करनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। चाइना, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देखो भाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। 2023 के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बिकॉज इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गोवा के अंदर। इसमें जो कंट्रीज आते हैं उसको याद रखने का तरीका क्या है? TRUCK, ट्रक IIP। तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, ट्रक में के 2 बार आएगा, ठीक है ना। इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान, ठीक है। चाइना, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्या तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर आता है? क्या तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर आता है? नो, इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान नहीं आता भाई, इसके अंदर तजाकिस्तान आता है। इसके अंदर क्या आता है? तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इनकरेक्ट। द ग्रुप विल सून इंडक्ट ईरान एंड बेलारूस एज अ मेंबर। बिल्कुल सही है, जल्दी बेलारूस और ईरान तो बन गया 2023 में, बेलारूस बाद में बन सकता है। वाराणसी हैज बीन सेलेक्टेड एज द शंघाई रीजन फर्स्ट टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल।
बिल्कुल सी है। वाराणसी को क्या सेलेक्ट किया गया, टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल सेलेक्ट किया गया है, वाराणसी, बनारस। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट आएगा बी, 2 and 3 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, एज पर द यूएन 3 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया मिस्ड डीटीपी डोज इन 2020 बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज डीटीपी? डीटीपी क्या है भाई? डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्टुसिस। डीटीटी क्या है? डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्टुसिस के जो डोज हैं वो इंडिया के लोगों ने मिस कर दिए ड्यू टू पैंडेमिक। वो डीटीपी क्या है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया मतलब डी, टिटनस मतलब टी, पर्टुसिस मतलब पी। क्वेश्चन नंबर 80 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कुचमन, सारगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ। ये क्या है भाई? दिदवाना क्या है, कचमन क्या है, सारगोल, खाटू, ये सब किसके नाम है? ये 2022-21 में आ चुका है भाई। दिस आर द नेम ऑफ व्हाट? दिस आर द नेम ऑफ सलाइन लेक्स। दिस आर द नेम ऑफ सलाइन लेक्स। ओके, यहाँ पे दिदवाना, कचमन, सारोल एंड खाटू ये सब सलाइन लेक्स है। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एडवांटेजेस ऑफ मिलेट क्रॉप कल्टीवेशन ओवर कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन सच एज राइस एंड व्हीट। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, ठीक है ना। हमको बात करनी है हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है एडवांटेजेस ऑफ मिलेट क्रॉप की, है ना। क्या ये लेसर वाटर रिक्वायरमेंट? बिल्कुल सही है। कैन ग्रो इन लेस फर्टाइल सॉइल एज वेल? बिल्कुल सही है। दिस आर रेसिस्टेंट टू क्लाइमेट स्ट्रेस? बिल्कुल सही है। शॉर्टर ग्रोइंग साइकिल? क्या इनका ग्रोइंग साइकिल छोटा होता है? क्या इनका ग्रोइंग साइकिल छोटा होता है? बिल्कुल सही है। चारों के चारों सही हैं भाई, हमसे सही पूछा गया है, सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है भाई, ठीक है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मीडियम क्वेश्चन है ये, हमसे करेक्ट पूछा गया है। If the president dies or resign or is otherwise incapacitated as a result the presidential office became vacant, the vice president will act as a president for a maximum period of 1 year. No, it is for the maximum period of 6 months. If the vice president is not available to discharge the duties of the president in such a scenario, the responsibilities of the presidential office falls on the chief justice of India. बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड वाला सही है क्या? बिल्कुल सही है। S. Radhakrishnan is the only person to have served as the vice president and later the president of India. No, he is not only person, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं, वीवी गिरी भी हैं, ठीक है ना, वेंकट रमन भी हैं, सो बहुत सारे हैं। सो दिस नॉट ओनली पर्सन, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमारे पास करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 किसके बारे में बात करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है क्वांटम कंप्यूटिंग की। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? इट इज आसान, इजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने फिर बताया इस तरह क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा है एप्लीकेशन, यूजेस, है ना, ये सब में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो सही हो सब। ओके, बिकॉज किसी चीज़ का ऐसा नहीं होगा जो कि न्यूज़ में है और उसका कहीं लिमिटेड यूज़ है, ऐसा नहीं होता। सो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन, बस थोड़ा सोचना और सब पे टिक लगा देना। ड्रग डिजाइन एंड डेवलप बिल्कुल सही है। साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सही है। वेदर फोरकास्टिंग बिल्कुल सही है। सब की चीज़ों में इस्तेमाल किया सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग का, बिकॉज इसका वाइड एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फीचर्स। डिफिकल्ट है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है। हमको बात सी करनी है आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करनी है। ट्रेबिएट स्टाइल, यूज ऑफ मोटार, यूज ऑफ कैलीग्राफी, पैतरादुरा टेक्निक, अराबिस्क मेथड, विच ऑफ द फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इनमें से कौन कौन से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर हैं? ठीक है ना, हमको बात सी करनी है फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करनी है। ओके, तो क्या जो ट्रेबिएट स्टाइल है वो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट है? नो। यूज ऑफ मोटार जो है, जो यूज ऑफ मोटार है, यस, इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? यूज ऑफ मोटार इज द पार्ट ऑफ व्हाट? यूज ऑफ मोटार इज द पार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद कैलीग्राफी, राइटिंग जो लिखते हैं दीवारों में, ठीक है, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है।
पाइत्रादुरा, जिसमें क्या करते हैं, दीवालों के अंदर हीरे मोती जड़ते हैं, दीवालों के अंदर छेनियां थोड़ा में क्रैक करके, उसको बोलते हैं पाइत्रादुरा। ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है ना। अरबस टेक्निक जो है, अरबस टेक्निक जो है वो किसका पार्ट है, अरबस टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। जो ट्रेबियट स्टाइल है, जो ट्रेबियट स्टाइल है वो किसका पार्ट है यार, वो इंडियन स्टाइल का पार्ट है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट स्टाइल जो होता है ना वो किसका पार्ट होता है, आर्चेस एंड डोम, है ना। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक, ठीक है ना। जो आर्चेस होते हैं, आर्चेस, ठीक है, आर्किटेक्ट स्टाइल इज द पार्ट ऑफ व्हाट, आर्किटेक्ट स्टाइल इज द पार्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट का मतलब जिसमें हमारे पास डोम बनते हैं, आर्चेस बनते हैं। ट्रेबियट मतलब जिसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं, खंभे, ठीक है। इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ज़्यादा खंभे नहीं होते हैं। ओके, सो हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है आसान नहीं, मीडियम है। प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, यार ओनली आ गया यार। क्या एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। अभी इसी पर सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ओनली देख के गलत मत कर देना, थोड़ा मोड़ा पता भी होना चाहिए भाई। दिस इज करेक्ट। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नो, डबल हम्प्ड कैमल जो है वो इंडिया के साथ साथ मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नो, वन हॉर्न राइनोसेरस नेपाल, भूटान में ही पाए जाते हैं, पाकिस्तान में ही पाया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है, द स्टेट ऑफ द मनी रिपोर्ट इज रिलीज बाई, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ द मनी रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है भाई, स्टेट ऑफ द मनी रिपोर्ट इज रिलीज बाई व्हाट, इट इज रिलीज बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ मनी रिपोर्ट इज रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, 87 है, which is the following statement is are correct। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, हमसे पूछा गया है करेक्ट। While India has had a woman president, there has been no woman vice president thus far India। क्या इंडिया में अभी तक कोई भी वुमेन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है, क्या इंडिया में अभी तक कोई वुमेन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है, बिल्कुल सही है। The vice president can be removed from the office by a resolution passed by the joint sitting of the Rajya Sabha and Lok Sabha। नहीं भाई, जो आर्टिकल 67 है talks about the रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो रिमूव अपना रिजिग्नेशन दे सकता है, किसको, प्रेसिडेंट को दे सकता है, या फिर उसको रिमूव किया सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है उससे, बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब सिंपल मेजोरिटी इन दी लोकसभा, जॉइंट सीटिंग की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल मेजोरिटी दी लोकसभा एंड इफेक्टिव मेजोरिटी दी राज्यसभा। उससे क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, या फिर वो अपना राइटिंग में दे दे कि भाई मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट को, सॉरी प्रेसिडेंट को दे देगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 88 है, द संडा मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग क्रॉप्स। हमको बात किसकी करनी है, संडा मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करनी है। इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, संडा मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद राइस, इट इज एसोसिएटेड विद राइस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू FATF। हमको बात किसकी करनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करनी है। FATF मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। FATF का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो हमको बात करनी है फेस्टिवल्स की, और वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं उसकी। तो जो बोनालू फेस्टिवल है, जो बोनालू फेस्टिवल है उसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बोनालू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो हैदराबाद इसके अंदर, तेलंगाना के अंदर आता है। लोसार फेस्टिवल, जो लोसार फेस्टिवल है वो तिब्बत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इट इज नॉट सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, इट इज सेलिब्रेटेड इन तिब्बतन रीजन, है ना। कार्ची फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या त्रिपुरा में, त्रिपुरा में सेलेक्ट किया जाता है कार्ची फेस्टिवल, हाँ त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही। जो कार्ची फेस्टिवल है वो त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। गागोर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गागोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन गुजरात, ऐसा बोल रहा है गलत, गागोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। हमसे कैटली मैच पूछा है, तो कैटली मैच यहाँ पे 2 है, आंसर क्या हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा B। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स।
विच ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। हमको बात करनी है फीचर्स ऑफ व्हाट, फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम है। ओके, सो डिफिकेशन ऑफ बुद्धा है ना, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा का मतलब है भगवान को, बुद्धा को भगवान के जैसा वर्शिप करना है ना। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा मीन्स भगवान, बुद्धा को भगवान जैसा वर्शिप करना। जो महायाना बुद्धिज्म थे, क्या वो भगवान, बुद्धा को भगवान मानते थे? बिल्कुल सही है। महायाना बुद्धिज्म वाले जो लोग थे वो बुद्धा को क्या मानते थे? भगवान मानते थे, है ना। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा मीन्स बुद्धा एज गॉड। बट जो हिनायाना बुद्धिज्म है वो क्या मानते थे? बुद्धा को टीचर मानते थे। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वासी, बोधिसत्वास जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? बोधिसत्वास आर रिलेटेड विथ महायाना बुद्धिज्म। सही है। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, जो इमेज वर्शिप है और रिचुअल है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? इमेज वर्शिप और रिचुअल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? इमेज वर्शिप और रिचुअल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है महायाना बुद्धिज्म में। बिकॉज भगवान, बुद्धा को आप भगवान मान रहे हो तो भगवान को फोटो घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। और उसका पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उसीलिए जो महायाना बुद्धिज्म वाले हैं वो क्या करते थे? भगवान बुद्धा को गॉड मानते थे और उसका पूजा पाठ करते थे। हमसे फीचर्स बोला है, फीचर हो जाएगा तीनों, आंसर हो जाएगा डी। 91 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेन ट्रिप ऑफ सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिकल ऑफिशियल्स इन इंडिया। जो फॉरेन ट्रिप होता है किसका? सिविल सर्वेंट्स का, है ना, और पॉलिटिशियंस का, उनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, उनके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द मिनिस्टर and the Ministry of External Affairs should be kept informed of the process of the proposed foreign visit, only official and not private, of Chief Minister and Minister of State Government। ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा गलत बोल रहा है भाई। बिकॉज यहाँ पे हमको किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? आइदर ऑफिशियल और प्राइवेट। ठीक है ना, दोनों को। अगर प्राइवेट कोई चीफ मिनिस्टर अगर सपोज कोरिया घूमने जाना चाहता है, थाईलैंड घूमने जाना चाहता है कोई चीफ मिनिस्टर, तो वही बताएगा। किसको बताएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी को बताएगा या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बता के ही जाएगा, बोथ ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट। सो दिस इज इनकरेक्ट। Since 2016, application can be made for e-political clearance on the portal e-poll clearance। बिल्कुल सही है ना। अब एक पोर्टल बना दिया गया है पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए, e-poll clearance। स्टेटमेंट नंबर 3 है, फॉर यूनियन मिनिस्टर्स आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एडिशनल क्लियरेंस इज नीडेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर वेदर द ट्रिप इज ऑफिशियल और पर्सनल। ठीक है, बिल्कुल सही है। यूनियन मिनिस्टर्स के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। यार ये तो देश की सिक्योरिटी की बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन। हमको बात सी करनी है, इंडियन के प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करनी है। The rule for securing 50 prosperous and seconders was implemented by the Election Commission of India in 1974। ठीक है ना, क्या 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स जो रखने की बात करता है वो कौन रखा भाई? किसी भी आदमी को आप प्रेसिडेंट चुनना चाहते हो तो आपको नाम रखना पड़ेगा। तो नाम जो रखेगा वो कितने लोग करेंगे? 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स लोग रखेंगे। ठीक है, ओके। और ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करता है 1974 से। ओके, तो ये 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का कॉन्सेप्ट 1974 में आया था, इसको इलेक्शन कमीशन ने दिया था। सेकेंड है, एन इलेक्टर कैन नॉट प्रपोज और सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। क्या कोई इलेक्टर जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं कर सकता? बिल्कुल सही है, इलेक्टर कैन नॉट प्रपोज मोर देन वन कैंडिडेट। ओके, सो दिस इज करेक्ट। थर्ड है, द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड दी वोटिंग इज इन ओपन बैलेट। याद रखना, ये ओपन बैलेट में होता है कि क्लोज बैलेट में? देखो, सीक्रेट बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेसिडेंशियल एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोनों के लिए होता है। इट इज नॉट एन ओपन बैलेट, इट इज अ क्लोज बैलेट। सो ये सीक्रेट बैलेट में इलेक्शन होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। यार हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ए और बी, आंसर हो जाएगा ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात करनी है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। इंडिया एक्वायर्ड द ऑब्जर्वर स्टेटस इन ग्रुपिंग इन 2005 एंड वाज एडमिटेड एज अ फुल मेंबर इन 2017। क्या इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला था सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? 2005 में। बट फुल मेंबर कब बना पाकिस्तान के साथ? 2017 में। ये सही है। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज 4 ऑब्जर्वर स्टेटस, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया। बिल्कुल सही है। अभी देखो, इनमें से अफगानिस्तान, ईरान और बेलारूस है। अभी भी ये देखो, इसमें से जो बेलारूस है
है ना, अभी आगे बढ़ रहा है, बट ईरान तो बन गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। ओके, तो ये बेलारूस भी बनने के कगार पे खड़ा हुआ है, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे उस समय देखो ये जो करंट अफेयर हमने बात करें जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की, तो जुलाई 2022 में ईरान शामिल नहीं था, बट अभी 2023 में ईरान को एससीओ का मेंबर कर दिया, इट इज़ द 9th मेंबर ऑफ एससीओ। सो ये गलत हो जाएगा आज की अगर हम लोग जुलाई 2022 के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं इसको सही मानता हूँ, उस समय की बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज करेक्ट। SCO Secretariat has two permanent bodies. SCO Secretariat based in Beijing and Executive Committee of the RATS is Tashkent। बिल्कुल सही है। इसका सेक्रेटरी देखो नाम में शंघाई है, बट उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर, ठीक है। और ये रेट्स जो है वो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि ताशकेंत के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ताशकेंत है उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा डी। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा, करेक्टली मैच हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मंकी पॉक्स। हमको बात किसकी करनी है, मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उसके बारे में हमसे बात करनी है। लेवल कैसा है भाई क्वेश्चन का लेवल है इजी, ठीक है। मंकी पॉक्स इज अ वायरल जूनोसिस। ओके, मंकी पॉक्स क्या एक वायरल जीनोसिस है, अ वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल विद सिम्टम्स सिमिलर टू दोज सीन इन द पास्ट इन स्मॉल पॉक्स पेशेंट ऑल्दो इट इज क्लिनिकली लेस सीवियर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, मंकी पॉक्स के लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज एक वायरल जीनोसिस है। जीनोसिस का मतलब ऐसा बीमारी जो कि ऐसा बीमारी जो कि ह्यूमन में आ सकता है एनिमल से। ओके, सेकंड है मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन हैज बीन डिफीटेड इन स्क्वेरल्स, गैम्बियन पोस्ट रैट्स, डॉर्माइस एंड सम स्पीसीज ऑफ मंकी। बिल्कुल सही है, ये सब न्यूज़ में थे। तो ये मंकी पॉक्स इतने ज़्यादा हर महीने में कभी ना कोई आर्टिकल द हिंदू में हमको देखने को मिल ही जाता है मंकी पॉक्स के बारे में, तो इसके बारे में तो हर चीज़ जानना जरूरी ही है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोलता है, स्टेटमेंट नंबर 3 है द फर्स्ट ह्यूमन केस वॉज रिकॉर्डेड इन 1970 इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला केस कहाँ पे देखने को मिला था, कॉन्गो के अंदर देखने को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 95 है द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो टर्म है जो कि हमको न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2020 में ये पूछ चुकी है। तो हमको क्या समझना है, यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी जो होती है न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल का एक पॉइंट उठाती है और पूछ देती है कि भाई ये न्यूज़ में क्यों था। तो जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट था वो न्यूज़ में क्यों था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो था वो न्यूज़ में था बिकॉज ये क्रूड ऑयल के रेफरेंस में न्यूज़ में था। टेक्सास जो था है ना, टेक्सास मतलब यहाँ पे टेक्सास जगह की बात हो रही है, टेक्सास की बात नहीं हो रही है। ओके, ये ऑयल प्राइसिंग की बात करते हैं क्रूड ऑयल में, ठीक है ना। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में हम क्या की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन सिटीजनशिप। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है इंडियन सिटीजनशिप की। किसकी बात करनी है, इंडियन सिटीजनशिप की। व्हेन अ पर्सन relinquishes his citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. However, when such a child attains the age of 18, he may resume the Indian citizenship. बिल्कुल सही है। सपोज कोई आदमी है, उसका बच्चा 18 साल से छोटा है, तो अगर वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है तो उसको बच्चे को भी इंडियन सिटीजनशिप चला जाता है। बट जब वो बच्चा 18 साल से बाद हो जाएगा तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन सिटीजन विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अ सिटीजन हैज बीन सेंटेंस्ड टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन एनी कंट्री। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज है ना जो सिटीजनशिप है ना, ऐसा लगेगा लोगों को गलत है कि ये जो 2 year वाला है ये बिल्कुल मेंशन नहीं है लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें हट जाती है ना, ये न्यूज़ में नहीं रहता, ये करंट अफेयर में नहीं पढ़ते लोग, तो ये चीज़ें हट जाती है। बट ये गलत नहीं है, ये सही है। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अंदर ये मैंशनड है यार। सिटीजनशिप एक्ट है कहाँ का, 1955 का, उसके अंदर ये मैंशनड है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया of a full age and capacity can make a declaration renouncing Indian citizenship, but such declaration may not be accepted during wars। बिल्कुल सही है। जैसे कि अक्षय कुमार ने अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया, कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया है ना, तो वो कर सकता है, इंडिया आदमी कर सकता है, बट ये वॉर के समय एप्लीकेबल नहीं, ये भी करेक्ट है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। तो ये सदाबहार टॉपिक्स होते हैं, सिटीजनशिप कभी भी क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज हमेशा न्यूज़ में रहता है ये। कंसिडर और ये तो 2022 तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग थे जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप लूज कर दिया, मतलब छोड़ दिया। 97 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन लेबर फोर्स। बात किसकी करनी है, इंडियन लेबर फोर्स की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट।
ओके, मोर फीमेल वर्क पार्ट टाइम देन मेल अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑल, एक्सेप्ट, नेवर, ऑलवेज, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं और कभी दुनिया में कोई चीज़ एक्सट्रीम नहीं होती, गलत होने के हमेशा चांसेस होते हैं और यहाँ पे ये गलत ही है यार, ठीक है, यहाँ पे ये गलत ही है। ओके, ऐसा लगेगा लोगों को, बट ये नहीं होना चाहिए। देखो यूपीएससी हमेशा वहाँ से क्वेश्चन उठाती है जहाँ कोई सोचेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑल देख के लोग गलत कर देंगे, ठीक है, ऑल देख के लोग गलत कर देंगे, बट ये गलत है नहीं, बिकॉज आपको जो रिसेंटली पब्लिश डाटा है एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो रिसेंटली पब्लिश डाटा है उसमें ये बताया गया है ना, इसलिए तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल वर्कफोर्स, फीमेल जो है ज़्यादा पार्ट टाइम में काम करती है एज कम्पेयर टू मेल, है ना, अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, है ना, बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया में, तो ये सही है। सेकेंड है द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ फीमेल्स एट ऑल इंडिया लेवल for the age group of 25 to 49 year living in a household with at least one children under 3 year of age is less than their employment rate in household with no children under 3 year during the 2017-18 to 2019-20। देखो ये जो डाटा होते हैं ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठा के कॉपी पेस्ट किए आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि देखो भाई आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, किसी के घर में बच्चे हैं तो वो ज़्यादा पार्ट टाइम काम कर पाएगी, या फिर जिसके घर में बच्चे नहीं है वो, तो जिसके घर में बच्चे नहीं है वो कर पाएगी। ओके, सो इसीलिए ये डाटा सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 98 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन नेशनल एम्बलम। फिर से क्वेश्चन आ गया नेशनल एम्बलम पे, है ना, क्योंकि नेशनल एम्बलम वाला जो टॉपिक था वो बहुत ज्यादा न्यूज में था जुलाई 2022 में। 4 एशियाटिक लायन आर पार्ट ऑफ द नेशनल एम्बलम विद 3 लायन बीइंग विजिबल टू द नेकेड आई एंड द 4th वन ऑलवेज हिडन फ्रॉम जनरल व्यू। बिल्कुल सही है यार, हम लायन एम्बलम, हम क्या बात करें, अशोकन पिलर की बात कर रहे हैं, जहां से हमने क्या लिया, सारनाथ पिलर से हमने क्या लिया, नेशनल एम्बलम, या उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाइनीज ट्रैवलर फा हियान हैज लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अशोकन लायन पिलर इन हिज राइटिंग। क्या फा हियान ने बताया था? क्या फा हियान ने बताया था? नो, ये फा हियान नहीं थे, ये हुएंगसांग थे। कौन थे? फा हियान किसके समय आए थे भाई? फा हियान चंद्रगुप्त टू के समय आए थे। और हुएंगसांग कब आए थे? हुएंगसांग कब आए थे? हुएंगसांग आए थे हर्षवर्धन के समय। किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय हुएंगसांग आए थे। और हुएंगसांग ने किसकी बात की थी? अशोकन पिलर्स की बात की थी। सो ही वाज नॉट फा हियान जिन्होंने अशोकन पिलर्स की बात की थी, ये थे हुएंगसांग। ओके, so this is incorrect. 5 students of a renowned artist five students of the renowned artist Nandalal Bose created the emblem. Among them were Jagdish Mittal, Kripal Singh, है ना, गौरी भजना एंड दीनानाथ भार्गवा। बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे आगे में जो नेशनल एम्बलम है ना, उसका डायग्राम इन्होंने बनाया था नंदलाल बोस के साथ मिलकर, है ना। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। आंसर क्या हो जाएगा? 98 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी। 99 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। बात करनी है एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की, बात करनी है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। The यज्ञ ritual involve the construction of altar. Altar मतलब विधि and fireplace अग्नि in a variety of shapes such as isosceles, triangle, symmetric, trapezia and rectangular. बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के हमारे पास हवन कुंड होते हैं। सुल्ब सूत्र डिस्क्राइब स्टेप्स टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फिगर्स वाइल प्रिस्क्राइब्ड साइज। बिल्कुल सही है। जो सुल्ब सूत्र है उसके अंदर क्या बताया गया है कि कौन से रिचुअल में किस साइज का हवन कुंड बनाना है, ठीक है ना। ये सब किस में लिखा हुआ है? सुल्ब सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। थर्ड है सुल्ब सूत्र, दैट इज द ओल्डेस्ट अराउंड 800 BC हैव स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही है। ये 800 BC का है, दैट इज वैदिक एज से बिलोंग करता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले से एक्सप्लेन करता था ये, बट उन्होंने तो पाइथागोरस को पाइथागोरस नाम दे दिया, उसको तो सुल्ब सूत्र थ्योरम देना चाहिए था। ओके, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट 2022 में आ चुका है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। देखो कोई भी टर्म उठाया करंट अफेयर में जो था उसके बारे में आपको क्या समझ आता है, आप समझ लेना। आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते कहाँ से क्वेश्चन होगा भाई, नहीं होगा ना। सो लेवल कैसा है क्वेश्चन का? इजी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है। 2022 में आ चुका है। तो इस प्रकार से हमको क्या समझना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जैसे हमारे पास पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, तो पता होना चाहिए कि क्यों न्यूज़ में था। पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी ताइवान और चाइना के बीच में न्यूज़ में था, है ना। उसी प्रकार से कुछ चीज़ न्यूज़ में बहुत ज़्यादा होती है ना, उनके पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की, ठीक है। जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। दे आर लेंडिंग फैसिलिटीज, पैसा देने का एक तरीका है ये, ठीक है।
ये किसका इनिशिएटिव है? ये आईएमएफ का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है भाई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इनिशिएटिव। देखो दो चीजें हमेशा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए याद होनी चाहिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो आईएमएफ का है, और दूसरा चीज है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन पब्लिश करता है? आईएमएफ। ये भी 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? आईएमएफ। सो दिस इज द पार्ट 1। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉरी दिस इज द पार्ट 2 जहां पे हमने 51 तक के 51 से 100 तक क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्वेश्चन।